दोस्तों स्वागत है आपका स्पेशल जी के चैनल्स में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, चाहे पुलिस लाइन से संबंधित हो, चाहे एसएससी सीजीएल से संबंधित हो। ये सभी कंपटीशनों में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च स्टेशन बेस है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ स्थित है? ये हमें बताना है कि यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कावेरी बेसिन में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी सुंदरवन डेल्टा में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है अंटार्कटिका में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है कि दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन जो है अंटार्कटिका में है। अब आगे आपको इसके बारे में और डिटेल बता देते हैं। देखिए मुख्य बिंदु देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका में प्रथम रिसर्च बेस स्टेशन तैयार किया गया था। डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका में प्रथम रिसर्च बेस स्टेशन तैयार किया गया। और सेकंड पॉइंट देखिए, दक्षिण गंगोत्री रिसर्च बेस स्टेशन की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। 1982 ईस्वी में दक्षिण गंगोत्री रिसर्च बेस स्टेशन की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने भारती नामक एक अन्य स्टेशन बनाया था, 2015 में वो बनाया था। और मैत्री रिसर्च बेस स्टेशन अंटार्कटिका में स्थापित किया। एक तो भारतीय बनाया और दूसरा मैत्री रिसर्च बेस स्टेशन अंटार्कटिका में स्थापित किया था भारतीय वैज्ञानिकों ने। आगे देखिए नेक्स्ट, अंटार्कटिका महादेश को श्वेत महादेश भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इनमें से ये ग्रंथियाँ दी हुई हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए शीर्ष ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि और डी यकृत ग्रंथि। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह एक ग्रंथि है। और इसके बारे में और डिटेल बता देते हैं आपको। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मुख्य बिंदु देखिए। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत का जो वजन है 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम होता है। यकृत का वजन 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम होता है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। यकृत से पित्त निकलता है जो पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है। यकृत को आप जानते हो लीवर भी कहते हैं। आगे देखिए, यह पित्त जो है आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। ये पित्त जो निकलता है यकृत से, वो आंत में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं जिनसे पाचन क्रिया होती है, उनकी क्रिया को ये तीव्र कर देता है। आगे देखिए, हार्मोन का स्राव शरीर की कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है। हार्मोन का जो स्राव होता है शरीर के कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। यानी जो ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, मिश्रित ग्रंथियां अग्नाशय ग्रंथियां हैं। मिश्रित ग्रंथियां जो हैं वो अग्नाशय ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विभेदन, ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन सी विरचन, ऑप्शन डी खटीकरण। तो जो करेक्ट आंसर है वो विभेदन कहा जाता है। विभेदन कहा जाता है। और इसके बारे में और डिटेल आपको बता देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसके मुख्य बिंदु।
वसा संयोगी ऊतक जो है गोलाकार व अंडाकार होते हैं। वसा संयोगी ऊतक जो होते हैं ये गोलाकार व अंडाकार होते हैं। संयोगी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है। संयोगी ऊतक क्या होते हैं? वो विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करते हैं और उन्हें कुछ सहारा भी देता है। संयोगी ऊतक। आगे देखिए, ऊतक के अंदर कोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। ऊतक के अंदर जो कोशिकीय पदार्थ भरा रहता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। आगे देखिए, मैट्रिक्स तंतु व ठोस जेली की तरह संघन या कठोर अवस्था में रह सकता है। मैट्रिक्स तंतु जो होता है तंतुवत ठोस जेली की तरह होता है, ये सघन एवं कठोर अवस्था में रह सकता है। आगे देखिए, श्वेत तंतु में ऊतक जो होता है अधिक मजबूत और आंशिक लचीले होते हैं। श्वेत तंतु में ऊतक जो होते हैं बहुत ही अधिक मजबूत और आंशिक लचीले होते हैं। और पीला तंतु में ऊतक जो होता है वो लिगामेंट अस्थियों को, पीला तंतु में ऊतक वो लिगामेंट अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। लिगामेंट अस्थियाँ जो होती हैं उनको अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आप देख रहे हैं जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोसेसर, बी इंटरप्रेटर, सी कंपाइलर, डी एडिटर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कंपाइलर उसे कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कंपाइलर उसे कहा जाता है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, वो कंपाइलर कंप्यूटर प्रोग्राम है। और इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मुख्य बिंदु इसके बारे में। कंप्यूटर लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाए जाने वाला जो उपकरण होता है कीबोर्ड कहलाता है। आपने देखा ही होगा वो कीबोर्ड जो होता है। सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड को ही सर्किट बोर्ड कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू जो होता है उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। जरूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के पढ़ने प्रयोग में साउंड कार्ड आता है। जरूरी बातों और जानकारी को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के पढ़ने प्रयोग में साउंड कार्ड का प्रयोग आता है, साउंड कार्ड आता है। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RMAB दवा। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्दी भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी के काम आती है? यह दवा जो है किस बीमारी के काम आती है? ऑप्शन ए मलेरिया रोधी दवा, बी रेबीज रोधी दवा, सी डेंगू रोधी दवा, डी मधुमेह रोगी दवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, रेबीज रोधी दवा है ये। RMAB दवा जो है वो रेबीज रोधी दवा है जो जल्दी भारत में लॉन्च होने वाली है। और इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु देखिए इसके बारे में। लुई पास्चर ने रेबीज का टीके की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। और लुई पास्चर ने दूध का पास्चुराइजेशन विधि की भी खोज की थी। लुई पास्चर ने जो दूध के पास्चुराइजेशन विधि की भी खोज लुई पास्चर ने ही की थी। क्लोरोक्विन मलेरिया रोधी दवा है। क्लोरोक्विन दवा जो होती है वो मलेरिया रोधी दवा होती है। और BGR39 ये मधुमेह रोधी दवा है। BGR39 मधुमेह रोधी दवा होती है। आमीटर परिपथ में श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर परिपथ में जोड़ा जाता है, श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आप देख रहे हैं जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है।
ऑप्शन बी, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के साथ गोलाकार है। ऑप्शन सी, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में किसी अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है। ऑप्शन डी, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है। एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, ये कथन सत्य है। और आगे डिटेल से देखते हैं इसके बारे में। गति का नियम जो है केपलर ने दिया था। गति के नियम जो दिए हैं वो केपलर ने दिए हैं। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो करती है पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम की तरफ से पूर्व की दिशा की ओर करती है, पश्चिम से शुरू करके पूर्व की दिशा की ओर करती है। और कोपरनिकस ने सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत की खोज की थी। कोपरनिकस ने सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत की खोज की थी कि केंद्र में सूर्य है। आगे देखिए, सूर्य एक तारा है क्योंकि सूर्य में अपना ताप है। सूर्य एक तारा है, तारा इसलिए क्योंकि सूर्य में अपना ताप होता है, सूर्य का इसलिए एक तारा है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुष्ठ रोगी दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ रोगी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 25 दिसंबर को, ऑप्शन बी 17 जनवरी को, ऑप्शन सी 25 जनवरी को, ऑप्शन डी 30 जनवरी को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ रोधी दिवस जो है मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। इसके बारे में और डिटेल्स देखिए। कुष्ठ रोग जो है तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग जो होता है वो तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है। माइक्रो बैक्टीरिया लेप्रिस से कुष्ठ रोग होता है। माइक्रो बैक्टीरिया होता है ये जीवाणु, लेप्रिस से कुष्ठ रोग होता है। और 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है और उसी दिन ही कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है। बाबा आमटे कुष्ठ रोगों के उपचार में जीवन समर्पित कर दिया था। बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के उपचार में जीवन समर्पित कर दिया था। और 21 जून को जो मनाया जाता है योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामसार के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थल की संख्या क्या है। रामसार के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थल की संख्या क्या है। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 45। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 42। रामसार के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थल की संख्या 42 है। और इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। रामसार ईरान में एक स्थान का नाम है। रामसार जो है ईरान में एक स्थान का नाम है। और 1971 ईस्वी में रामसार में आर्द्रभूमि से संबंधित विश्व स्तर का सम्मेलन हुआ था। 1971 ईस्वी में रामसार ईरान में आर्द्रभूमि से संबंधित विश्व स्तर का एक सम्मेलन हुआ था। और भारत में रामसार सम्मेलन को लागू करने वाले देशों में शामिल है। भारत जो है रामसार सम्मेलन को लागू करने वाले देशों में शामिल है। आर्द्रभूमि में सुधार लाकर खाद्यान्न आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्द्रभूमि में सुधार लाके, जो आर्द्रभूमि है उसमें सुधार लाके खाद्यान्न आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड का, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड का, ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का। तो जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का जो आविष्कार किया था हैरिसन और सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार दोस्तों हैरिसन और सिम्पसन ने किया था। और बैक्टीरिया की जो खोज की है ल्यूवेनहॉक ने की है। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की है। बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने की है। और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक यानी बेहोश करने के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाष्पीकरण। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को, रूपांतरण को जो कहा जाता है वो वाष्पीकरण कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव की जो खुली सतह होती है, खुली सतह में द्रव का प्रत्येक ताप पर जो है धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है? इसके द्वारा जो है सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस जो है ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं। तो ऊर्ध्वपातन जो ऐसी विधि है जो दो ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें से एक ठोस जो है ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं हो। जैसे कपूर है, नैप्थलीन है, एथ्रासीन है, आदि को अलग किया जाता है। आदि को जो अलग किया जाता है, कपूर, नैप्थलीन और एथ्रासीन को, वो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ही अलग किया जाता है। आगे देखिए, जब दो ध्रुवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है, जब दो ध्रुवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं, उसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था जड़त्व का नियम। और डिटेल से इसके बारे में बता देते हैं आपको। जड़त्व जो है द्रव्यमान के अनुकिरमानुपाती होता है। जड़त्व का जो है द्रव्यमान के अनुकिरमानुपाती होता है और वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है जड़त्व उतना ही अधिक होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होता है। जड़त्व का नियम यह बताता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। कोई वस्तु यदि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं आरोपित किया जाए। यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहेगी। न्यूटन गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था और न्यूटन की प्रिंसिपिया नामक पुस्तक 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जड़त्व के कारण वाहन पर सवार यात्री अचानक गाड़ी चलने पर झुक जाते हैं। जड़त्व के ही कारण जब गाड़ी चलती है अचानक तो यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, ये जड़त्व के ही कारण होता है। जीके से संबंधित महत्वपूर्ण देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे? दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में, ऑप्शन बी प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, ऑप्शन सी सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में, ऑप्शन डी एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किए गए थे प्रोफेसर के रूप में। दादा भाई नौरोजी गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किए गए थे। और डिटेल से बता देते हैं आपको। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत का जो है प्रथम अर्थशास्त्री कहा जाता है। सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में भारत की जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय वार्षिक 20 रुपये निर्धारित की थी। 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 20 रुपये निर्धारित की थी दादा भाई नौरोजी ने। और प्रथम भारतीय हैं दादा भाई नौरोजी जो भारत की दुर्दशा का मूल्य कारण धन का बहिर्गमन सिद्धांत मानते हैं। और दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हैं जिन्होंने भारत की जो दुर्दशा थी उस समय
जो कंडीशन ख़राब थी उस समय, उसका मूल कारण जो है धन का निष्कासन मानते थे, धन का बहिर्गमन, यानी यहाँ से धन इंग्लैंड जा रहा था, ये मानते थे। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण इन्हीं की देन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण हुआ था ये भी इन्हीं की ही देन है। और फिंसवारी से सांसद चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। फिंसवारी से संसद चुने गए थे ये सांसद, प्रथम भारतीय भी दादा भाई नौरोजी थे। 1892 ईस्वी में चुने गए थे, 1892 ईस्वी में ये चुने गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए IOCL, बी HPCL, सी BPCL, ऑप्शन डी ONGC। करेक्ट आंसर है IOCL के अंतर्गत आती है। पानीपत रिफाइनरी IOCL के अंतर्गत आती है। और इससे संबंधित और महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, ONGC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। और पानीपत रिफाइनरी जो है ये हरियाणा में अवस्थित है। पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है जामनगर रिफाइनरी है, जो RPL के अंतर्गत है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत है। RPL के अंतर्गत यानी निजी क्षेत्र के अंतर्गत है जामनगर रिफाइनरी। ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और जामनगर जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है। जामनगर गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण इंजेक्शन प्रक्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी पाचन डाइजेशन के द्वारा, ऑप्शन सी आत्मसात्करण एसिमिलेशन के द्वारा, ऑप्शन डी निष्कासन एलिमिनेशन के द्वारा। करेक्ट आंसर है ए अंतर्ग्रहण इंजेक्शन प्रक्रिया के द्वारा जाता है। आहार नाल में भोजन जो है अंतर्ग्रहण इंजेक्शन प्रक्रिया के द्वारा जाता है। और इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। भोजन के पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। दोस्तों, भोजन के पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो 5 अवस्थाओं से गुजरती है। पहला है अंतर्ग्रहण इंजेशन, दूसरा है पाचन डाइजेशन, तीसरा है अवशोषण अब्सॉर्प्शन, और चौथा है स्वांगीकरण एसिमिलेशन, और पांचवा है मल परित्याग डिफेक्शन है। आमाशय में भोजन पहुंचने पर पाइलेरी ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो पाइलेरी ग्रंथियां हैं वहाँ पर, उससे जठर रस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसे जठर रस कहा जाता है हिंदी में, गैस्ट्रिक जूस, जो हल्के पीले रंग का होता है तथा जो भोजन पचाने में मदद करता है। आगे देखिए, आमाशय के ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी आमाशय में ही ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, जो भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उनको वो नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी कौन से साल में हुई थी? ऑप्शन ए 1923 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1926 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1925 ईस्वी में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी 1925 ईस्वी में हुई थी। और इसके बारे में डिटेल से बता देते हैं आपको। देखिए, काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर खजाना लूटने का प्रयास किया गया था। काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था और ये काकोरी रेलवे स्टेशन जो है सहारनपुर जिले में है और वहाँ पर खजाना लूटने का प्रयास किया गया था, सरकारी खजाना लूटने का प्रयास किया गया था क्रांतिकारियों द्वारा। काकोरी षड्यंत्र केस चलाया गया इन पर, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान को फांसी की सज़ा दी गई। अशफाक उल्ला खान को
फांसी की सजा दी गई। किस किस को? राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। अशफाक उल्ला खान क्रांतिकारियों में फांसी पाने वाले एकमात्र मुस्लिम थे। अशफाक उल्ला खान जो क्रांतिकारियों में फांसी पाने वाले थे वो एकमात्र मुस्लिम थे। और हिंदुस्तान गणतंत्रवादी संघ की स्थापना, गणतंत्रवादी संघ की स्थापना जो है 1924 ईस्वी में की गई थी। 1924 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने, ऑप्शन बी महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने, ऑप्शन सी किंग जॉर्ज फिफ्थ ने, ऑप्शन डी किंग जॉर्ज सिक्स ने। करेक्ट आंसर है ए, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था 1600 ईस्वी में। और डिटेल से आपको बता देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए एकाधिकार जो मिला था इसको पूर्वी व्यापार का दिया गया था। एकाधिकार पूर्वी व्यापार के लिए दिया गया था, यानी पूर्वी देशों से व्यापार के लिए। जैसे हमारा देश है, इधर ये पूर्व साइड में पड़ता है, तो ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए एकाधिकार दिया गया था, जो बाद में बढ़ाते गए इसको, जो समय उसका बढ़ता गया। शुरू में 15 वर्षों का दिया था, फिर उसके बाद उसको समय को बढ़ा दिया गया। इस कंपनी में 217 पार्टनर थे। 217 इस कंपनी में पार्टनर थे। स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। स्मिथ जो बने थे इसके प्रथम गवर्नर बने थे। और यह कंपनी 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा संचालित होती थी। 24 सदस्य थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, उसके द्वारा ये कंपनी संचालित होती थी। नेक्स्ट देखिए, इस कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना 1608 ईस्वी में, इस कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना 1608 ईस्वी में सूरत में खोला था। सूरत में पहला कारखाना खोला था 1608 ईस्वी में। और अप्रैल 1609 में किंग जेम्स फर्स्ट के व्यापारिक दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस आए थे। कैप्टन हॉकिंस किंग जेम्स फर्स्ट के व्यापारिक दूत बनकर 1609 ईस्वी में आए थे और जहांगीर के आगरा दरबार में आए थे। जहांगीर के आगरा दरबार में आए थे। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अपना मित्र बना लिया। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अपना मित्र बनाया था और उसे खान की उपाधि दी थी। खान की उपाधि दी थी तथा 400 का मनसब दिया था। 400 का मनसब भी दिया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन ए सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर से, बी ग्रेनाइट से, सी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, डी सामान्य चट्टानों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाल और गुलाबी पत्थर से हुआ है। जयपुर में हवा महल का जो निर्माण हुआ है वो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। जीके के अंतर्गत देखिए, आप देख रहे हैं जीके के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? ऑप्शन ए बीजाणु गठन, ऑप्शन बी बाइनरी विखंडन, ऑप्शन सी वानस्पतिक वंश वृद्धि, ऑप्शन डी बंडिंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बाइनरी विखंडन होता है। अमीबा में बाइनरी विखंडन का अलैंगिक प्रजनन होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल से बता देते हैं आपको। देखिए, अमीबा का अर्थ जो है बदलना है। अमीबा का जो अर्थ होता है वो बदलना होता है और इसका वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस है। अमीबा प्रोटियस है। अमीबा प्रोटोआ संघ का प्राणी है। इस संघ के जंतु एक केंद्रीय या बहुकेंद्रीय होते हैं। इस संघ के जो जंतु होते हैं एक केंद्रीय होते हैं या बहुकेंद्रीय होते हैं। इस संघ के प्राणी में प्रजनन अलिंगी तथा लिंगी दोनों विधियों द्वारा संपन्न होता है। अलिंगी तथा लिंगी दोनों विधियों द्वारा संपन्न होता है। अलिंगी प्रजनन द्विविभाजन, बहुविभाजन तथा मुकुलन द्वारा होता है। प्रोटोजोआ संघ जीवों में होता है ये। अलिंगी प्रजनन जो होता है द्विविभाजन होता है, बहुविभाजन तथा मुकुलन द्वारा होता है। आगे देखिए, लिंगी प्रजनन नर तथा मादा
यास्कों के समागम से होता है, युग्मकों के समागम से होता है। लिंगी प्रजनन जो होता है नर तथा मादा युग्मकों के समागम से होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में लेह तक के सड़क मार्ग से होकर गुजरता है? कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में लेह तक के सड़क मार्ग से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी माना दर्रा, ऑप्शन सी नीति दर्रा, ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है जोजिला दर्रा, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और आगे देखिए डिटेल से देखिए, जोजिला दर्रा जो है सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है और सिपकिला दर्रे का निर्माण जो है सतलज नदी द्वारा हुआ है। जयलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है, जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे में स्थित है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। आगे देखिए माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। ये माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए रेडॉन, बी क्रिप्टॉन, सी जेनॉन, डी हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। और डिटेल देखते हैं इसके बारे में। हाइड्रोजन जो है हल्की गैस है, हाइड्रोजन हल्की गैस होती है। द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग जो है रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। यदि द्रव ऑक्सीजन हो और द्रव हाइड्रोजन हो तो उसका प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। कौन कौन से? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन। और शून्य वर्ग के तत्व जो है रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, रासायनिक दृष्टि से ये तत्व निष्क्रिय होते हैं। इस कारण इन्हें अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? अक्रिय गैस और उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं क्योंकि रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है, तीसरा नाम है इनका दुर्लभ गैस भी इन्हें कहा जाता है। और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो है, सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है, जेनॉन है। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडॉन जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। तो ये थे जी के संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।